मेरे से पूरा टॉपिक हुआ, मैंने उसके एमटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करे, मैंने उसके स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व करे, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। मुझसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उसके ऊपर गोला लगाया, अगली बार करा, फिर उसके ऊपर रिवीजन प्लानर बनाया, हर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद, इस तरीके से किया। अपना एक टेस्ट ले लो महीने के अंदर जो है, यहाँ पे अपने 4 टेस्ट ले लो, इस तरीके से जो शुरुआती अभी जो चल रही है, आगे 1-1.5 महीने बाद अपने 1 महीने के अंदर 8 टेस्ट ले लेना। कोई बड़ी बात है क्या? आप सोचो, आप अपने पूरे दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आप अपने 2 टेस्ट नहीं ले सकते? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो ये वीडियो होने वाली है अबाउट कि जो नॉन मैथमेटिक्स एंड इवन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए रिगार्डिंग मैथ्स। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि मैं जो है मैंने अभी जून 2023 के अंदर अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए थे और मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रही थी। मैंने सीधा अपने 12th के बाद अपने एग्जाम्स दिए थे। सो मेरे पास मोटा मोटा 3 महीने थे जो मैंने पूरी प्रिपरेशन करी थी उन दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों में से बहुत से लोग सोचेंगे कि ये क्या गाइडेंस देगी हम लोगों को, इसने तो अभी अपने एग्जाम्स दिए, वो भी नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। तो मैं ये जरूर बता सकती हूँ, देखो मैं आपको कोई ऐसी गाइडेंस नहीं दे सकती, वो तो आपके टीचर्स आपको मेरे से ज़्यादा अच्छी गाइडेंस दे देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जो हम लोगों को, मुझे पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमें कहीं ना कहीं सिमिलर प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, हमसे नहीं हो रहा, जो मोरल डाउन हो रहा है हम लोगों का, हमसे ये चैप्टर हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये मुझे भी पता है क्योंकि ये सेम मेरे साथ भी होता था। एंड इवन आई वॉज नॉन मैथमेटिक्स, तो मेरे को ऐसा लगता था कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा था कि जो मेरे बाकी जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मेरे मैथ्स वाले दोस्त हैं वो तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, मैं ही लूजर हूँ, मुझसे अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ये बहुत सारे ऐसे थॉट्स थे जो जा रहे थे। सो इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफ में समझेंगे कि हम मैथ्स को कैसे डिकोड करें, कैसे अच्छे से पढ़ाई करें और अपना 100% सिलेबस पूरा करके फिर ही हम एग्जाम हॉल में बैठे, ताकि हमें ये तो एश्योर हो कि यार अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो एटलीस्ट हम इतने मार्क्स तो ले ही लेंगे कि हम इस इंडिविजुअल एग्जाम में तो पास कर लें। इंडिविजुअल एग्जाम में पास करना, अगर आपने एक बार वो कर लिया तो आप बाकी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से, अकाउंट से आप कहीं ना कहीं अपना एग्रीग्रेड बिठा सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो। सो सबसे पहली बात जो है यहाँ पे वो आती है कि देखो, अगर हम मैथ्स को जब पढ़ने शुरू करते हैं तो जो मैथ्स है वो 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। आप लॉजिकल रीजनिंग को मैं तो कहूँगी ऑप्शन में रखो ही मत, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग करनी ही करनी है और जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके लॉजिकल रीजनिंग की करना। यूँ मत सोचना एग्जाम में आएगी तब कर लूँगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे सोचा था, लेकिन एग्जाम में आई और उस टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो रही थी। कन्फ्यूजन इन द सेंस मुझे थोड़ी टफ लगी थी लॉजिकल रीजनिंग कंपैरेटिवली, जितनी मैंने बुक्स में सॉल्व करी थी या फिर जो मैंने स्कैनर में सॉल्व करी थी, तो थोड़ी कंपैरेटिवली टफ लगी मुझे, लेकिन मुझसे अच्छे से नहीं हो पा रही थी लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझसे मैथ अच्छे से हो रही थी, जो मुझे उम्मीद नहीं थी मुझसे मैथ्स को पाएगी। तो इस तरीके से आपको लॉजिकल रीजनिंग तो करनी ही करनी है। अब आती है स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, जिस भी यूट्यूब चैनल से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑफकोर्स अगर आप कोई यहाँ किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, जो भी आपको सर पढ़ा रहे हैं, ऑफकोर्स आपको उन्हीं से आराम से पढ़ना चाहिए वहाँ पे। इसके बाद जिस सीक्वेंस में वो पढ़ा रहे हैं कि पहले कौन सा चैप्टर है, आराम से उस सीक्वेंस में पढ़ो, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो। बस मैं आपको एक जो चैप्टर है वो है कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन वाला, वो आपकी चॉइस है कि आपको करना है, आपको लगता है। अगर आप एक नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस बार के एग्जाम में केवल 3 क्वेश्चन आए थे जो कैलकुलस से रिलेटेड थे। लेकिन अगर आप एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो जिसके पास कैलकुलस मतलब जिसको आता है अच्छे तरीके से, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो भी मार्क्स लूज करने जैसे है ही नहीं। हम पेपर में कोई भी गड़बड़ी क्यों करें, हम 1 मार्क्स में क्यों लूज करें, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी मैथ्स थी और जिन्होंने वगैरह पढ़ रखा था। मेरे अकॉर्डिंग आपको सारे चैप्टर्स करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, आपने मतलब अच्छे से बुक के जितने मॉड्यूल के क्वेश्चन थे वो कर लिए, जो बहुत वाइड रेंज जो है यहाँ पे वो पूरी कवर करता है। उसके अलावा कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आपने भी अलग से ना मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन निकाले, स्कैनर के क्वेश्चन देखे कि चलो मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, देखता हूँ मुझे कितना आता है या देखती हूँ मुझे कितना आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे, आप कंफ्यूज हो गए। वहाँ पे अपने आपको लूजर समझना, अपने आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बहुत बिगिनिंग स्टेज है। मतलब अभी आप लोगों को आई गेस जहाँ तक मुझे पता है शायद 1 महीना हुआ होगा, 1-1.5 महीना हुआ होगा अपनी प्रिपरेशन को शुरू करे हुए। इतने टाइम के अंदर आप अपने आपको इतना जज नहीं कर सकते हो। आपने अच्छे तरीके से एक फॉर्मूला शीट बनाओ, उसे अपने रूम के अंदर लगाओ, उसके बड़े दीवार के ऊपर लगाओ या अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगाओ, उसे देखो, पढ़ो, समझो, बार बार उसको रिवाइज करते रहो, लर्न करते रहो, बार बार फॉर्मुलेस को लिखते रहो। एक हफ्ते के अंदर एक रूटीन बनाओ कि यार मेरे को आज संडे है और संडे का आधा घंटा मैंने जितने भी फॉर्मूले पढ़े अभी तक के मैं सारे फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। एक एक फॉर्मूले को लिखो कि अच्छा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर फ्यूचर वैल्यू का ये, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का यहाँ पर ये है, प्रेजेंट वैल्यू का ये, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का ये है, बॉन्ड वैल्यूएशन का यहाँ पर ये आ रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का ये आ रहा है। इस तरीके से टॉपिक वाइज जो है हर फॉर्मूले को लिखते जाओ, फिर अपने दिमाग में लिखो। अपने दिमाग में एक इमेज बना दो, जब आपको पता है कि आपके सामने जब कैलकुलेटर आए और कोई क्वेश्चन होना, आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं पड़े, आपने कैलकुलेटर लिया, ठक 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 आपको आ गया। लेकिन ये क्या आएगा, ये 3 से 4 महीने की प्रैक्टिस के बाद आएगा। और जो 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस होती है वो होती है अपने हाथ में सफाई लाने की, कि आप उस 2 घंटे के पेपर को किस तरीके से वो 100 क्वेश्चन आप 1 घंटे 25 मिनट के अंदर कर लो। वो पूरी बात आती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये वाला टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, इसे स्किप कर देता हूँ, ये वाला लग रहा है इसे स्किप कर देता हूँ, जैसे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। बिल्कुल कोई गलती मत करना स्किप करने की, ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होगी अगर कोई स्किप कर रहा है तो। सब कुछ पढ़ के जाओ, घिसो। अगर सीए कोर्स में आए और घिसना नहीं है तो वो तो अलग ही बात है। सब कुछ टिप टू टॉप सब कुछ पढ़ के जाओ। एग्जाम में आने के बाद देखो कि यार ये नहीं बन रहा है क्वेश्चन और बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं बन रहा, तब छोड़ो ना यार, अभी क्यों उम्मीद कर रहे हो। मेरे साथ सेम ऐसा हुआ, मुझे नहीं लगा था कि मुझसे सेट रिलेशन फंक्शंस जो यहाँ पे वो इजी चैप्टर था, आराम से, ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने जब उसकी वेटेज देखी तो 1 या 2 मार्क्स की थी, तो जिस वजह से मैंने उसे अच्छे से नहीं पढ़ा। लेकिन इस बार सेट रिलेशन फंक्शन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैंने उसे क्या किया, एग्जाम के 2-3 दिन पहले काफी अच्छे से रिवाइज कर लिया था, पढ़ लिया था मैंने उसको, जिस वजह से मुझे हेल्प मिली और मैंने पेपर में ऑलमोस्ट सारे सेट रिलेशन फंक्शंस के क्वेश्चन करे थे। हमें नहीं पता कौन सा चैप्टर कब हमें कहाँ हेल्प कर जाए, लेकिन हम लोगों को बस एक चीज ध्यान देनी है कि यार हमें सारा सब्जेक्ट पूरा मतलब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, फॉर्मूले शीट बनानी है, उन फॉर्मूले को रटना है, अच्छे तरीके से रट लो, उन फॉर्मूले को रिवाइज कर लो, उन फॉर्मूले को
पेपर पे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। थोड़े टाइम बाद आपको फील होगा 1 मिनट यार मैं इतने लंबे तरीके से कर रही हूँ इस चीज़ को, ये तो छोटे तरीके से हो सकती है, अरे यार ये तो कैलकुलेटर पे इस तरीके से हो गई, अबे ले यार बन गया क्वेश्चन। इस तरीके से ही तो होते हैं क्वेश्चन। हमें बस क्या हो रखा है, एक नेगेटिविटी आ जाती है, यार मेरे से तो बन ही नहीं रहा, यार मैं तो ये कोर्स में, यार अब क्या होगा, यार अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, फोकस करना है। किसी मतलब मैं कह रही हूँ आप लोगों को बहुत सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाली वीडियो भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि यूजफुल नहीं थी, इट्स टोटली योर चॉइस। कोई जबरदस्ती आप लोगों को 10 वीडियो देख के अपने आप को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूँगा इस टाइम पे, कुछ मत करो, पढ़ो आराम से, अपने आप को बोलो भाई तू कर सकता है, तूने तेरे अंदर इतना दम है, जब तू 12वीं के पेपर कर सकता है तू ये भी कर सकता है। सब करते हैं दुनिया में, सब करेंगे, हम भी करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैंने बस ट्राई किया कि जो हमारे दिमाग में, देखो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि अच्छा आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, वो मेरे अकॉर्डिंग आप मुझसे ज़्यादा जानते हो कि आपको क्या पढ़ना है, वो आपके टीचर्स आपसे ज़्यादा जानते हैं। बस इस चीज़ का दिमाग में रखना है। मेरे से पूरा टॉपिक हुआ, मैंने उसके एमटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करे, मैंने उसके स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व करे, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। मुझसे जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे उसके ऊपर गोला लगाया, अगली बार करा, फिर उसके ऊपर रिवीजन प्लानर बनाया, हर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद, इस तरीके से किया। अपना एक टेस्ट ले लो महीने के अंदर, जो है यहाँ पे अपने 4 टेस्ट ले लो इस तरीके से, जो शुरुआती अभी जो चल रही है, आगे 1-1.5 महीने बाद अपने 1 महीने के अंदर 8 टेस्ट ले लेना। कोई बड़ी बात है क्या? आप सोचो आप अपने पूरे दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आप अपने 2 टेस्ट ही ले सकते हैं, आराम से ले सकते हो। आपको पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉग है। इट जस्ट यू कि आपको जानना है कि आपको ये कैसे ओवरकम करना है चीज़। ये सोचना अपने दिमाग में कि अभी मैं 10 मतलब ये ऐसा नहीं कि अभी मैं कितने भी घंटे पढ़ के आराम से इसको क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे बाद में अटेम्प्ट लग गया ना तो वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं रहेगा। तो बस अपने दिमाग में ये जुनून रखना है कि मुझे अटेम्प्ट नहीं लगना है, मैं आराम से पढ़ूंगा और पूरा करके रहूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ मुझे बताना अगर आपको कोई और चीज़ में दिक्कत हो रही है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ और मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि मैंने क्या किया था। शायद उससे आपकी हेल्प हो जाए, पूरे चांसेस है शायद ना हो, लेकिन हो सकता है ना कि आपकी हेल्प हो जाए। डू लेट मी नो गाइस।